जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का ये क्वेश्चन बैंक का नया बुक आया है, जिसमें साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग 2013 के पेपर को कवर करेंगे, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया था। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 18/12/2011 के पेपर को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर या फिर डी कालीकट। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों देखिए, नगर कोझिकोड ये क्या कहलाता था, तो याद रखिएगा कालीकट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, कालीकट। देखिए कोझिकोड जो है ये पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। और नगर कोझिकोड ये क्या है, तो यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। देखिए साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है, तो वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास से लिया गया है, आप सभी जानते हैं आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आनंद मठ। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो चैत्रा भूमि। यहाँ पे लिख देते हैं चैत्रा भूमि, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है। राजीव गांधी समाधि स्थल का नाम क्या है, वीर भूमि है। इंदिरा गांधी का क्या है, तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। एक महात्मा गांधी का पूछा जाता है जो कि सभी को पता है, राजघाट, ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। साथियों प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 में। और कौन सा अधिवेशन था, तो लाहौर अधिवेशन आप सभी जानते हैं। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो बहुत ही सिंपल है, झांसी की रानी के तौर पर लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा जाता है तो मणिकर्णिका, यहाँ पे लिख देते हैं मणिकर्णिका, ये झांसी बाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, लक्ष्मीबाई का जन्म वैशाली नहीं, वाराणसी, ध्यान रखना है वाराणसी में जन्म हुआ था, वैशाली नहीं होगा। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1920 में। 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया था। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली दोपहर 3 बजे, ध्यान रखना है, डेली दोपहर 3 बजे आपको लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो कहलाती है ये आइसोबार
कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोबार। आइसो हाइट पूछा गया था एग्जाम में, तो आइसो हाइट क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसो हाइट, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? तो रेड क्लिफ है, याद रखिएगा। और एक पूछा था डूरंड, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच अवस्थित है? तो साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नर्मदा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो प्यारे साथियों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये लगभग 8,850 मीटर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 8,850 मीटर है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सागर माथा। आगे देखिए, तलचर कोयले की खान कहाँ पर है? तो साथियों तलचर कोयले की खानें जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है तलचर कोयला की खान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या होगा? तो ये है केपलर 16b। केपलर 16b यह पहला ग्रह है जहाँ पर 2 बार क्या होता है? सूर्योदय होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? प्लेनेट है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जनजाति संस्थान किस राज्य में नहीं रहती है? चलिए आंसर कीजिए, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो जनजाति संथाल जो है याद रखिएगा ये असम में नहीं रहती है। बाकी संथाल जनजाति की बात करें उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में भी है। तो यहाँ पर असम आपका सही जवाब है। चलिए एक पूछा जाता है गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पर निवास करती है? तो मेघालय राज्य में। आगे देखिए, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? और प्यारे साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो साथियों भारत में विशालतम समुद्र तट जो है ये कहाँ पर है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में है। लेकिन देखिए ऑप्शन में अगर गुजरात रहता तो आपका आंसर तमिलनाडु नहीं होता, क्योंकि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है, अपना बिहार है। और झारखंड और बिहार अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो सबसे अंदर का मतलब होता है गहरी बंदरगाह। तो हमने आपको बताया था भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कांडला बंदरगाह। याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो NH2 याद रखिएगा, NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का ये क्रम है NH2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा NH-44। NH-44 ये क्या है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, तो रबी फसल का उदाहरण कौन कौन सा है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, तो गेहूं हो गया, सरसों, जौ, चना, मटर, ये सभी क्या है, रबी फसल है। और गन्ना, धान, बाजरा, मक्का, दलहन ये सभी क्या है, तो खरीफ की फसल है। और रबी फसल की कटाई का मौसम जो है ये मार्च होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च अप्रैल इसका कटाई का क्या है, तो समय है रबी फसल का। और खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। बिहार में स्थित कौन सा इस्पात संयंत्र है, तो इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र बिहार में है, तो टिस्को इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर है, बिहार में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना 1907 में किया गया था। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो प्यारे साथियों नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं, जैसे कैगा नाभिकीय या कैगा परमाणु संयंत्र पूछे, ये कर्नाटक में है। रावत भाटा पूछा जाता है, राजस्थान में है, नोट कर लीजिएगा। काकरापार गुजरात में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखें, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कोयला में 4 प्रकार है और सबसे कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है एंथ्रासाइट में। और जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है वो कम धुआं क्या करता है, कम धुआं छोड़ता है, यानी कि वो क्या सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 94 से लेकर 98% तक। और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। और भूरा कोयला पूछे तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। और देखिए साथियों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को पहले लाइक कीजिए। तो देखिए साथियों नदियों द्वारा मिट्टी का जो जमाव है ये क्या कहलाता है, तो ये एलुवियल कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, एलुवियल। चीन की संसद क्या कहलाती है, चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। चीन की संसद क्या कहलाती है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चीन की संसद जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। डाइट कहाँ का संसद है, तो ये जापान देश का संसद का नाम है डाइस, याद रखिएगा डाइट सॉरी। और यहाँ से प्रश्न बनेगा रूस देश के संसद का नाम क्या है, तो कॉर्टेस, यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्टेस, ये रूस देश के संसद का नाम है। नेपाल देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये उस समय का प्रश्न है, तो सही कर लेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो साथियों भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखिए, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो रामविलास पासवान। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रामविलास पासवान रेल मंत्री भी रह चुके थे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो बहुत ही सिंपल है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। और देखिए रामविलास पासवान जो है मृत्यु हो चुकी है 2020 में। इस वर्ष प्रथम अंतरिक्ष में गया, यानी किस वर्ष में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1961 में। और जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो साथियों ओमेगा 3 जो है ये वसीय अम्ल का एक वर्ग है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर ये परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित थे, जबकि क्यूरी जो है ये परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं थे। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। देखिए पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन सा? H11 ये प्रोटियम है, H12 ड्यूटेरियम, H13 ये ट्राइटियम। और तीसरा समस्थानिक ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो साथियों पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का एक अयस्क है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित कौन सा तत्व है? तो साथियों मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में अधिक अनुपात में उपस्थित तत्व तांबा होता है। आगे देखिए, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यूरिया में याद रखिएगा 46% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। फॉर्मूला को ध्यान रखें। आगे देखिए, सिरके का pH लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सिरके का जो pH वैल्यू होता है ये लगभग 3 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 3। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3 और इसमें प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 होती है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है ग्लूकोज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्लूकोज। मशरूम क्या है? तो हमने आपको पहले भी बताया था मशरूम एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिए कवक, जिसको फंगस कहा जाता है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा पूछा जाता है तो लगभग 94% तक प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? तो बहुत ही सिंपल है, अदरक क्या है? तो ये प्रकंद का उदाहरण है, याद रखिएगा। आलू किसका उदाहरण है? तो कंद का।
चलिए आगे देखिए, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो यहाँ पर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है नीली व्हेल। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हाथी नहीं होगा, नीली व्हेल होगा। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? और ध्यान रखना है, नीली व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो ये जल होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा, पित्त जो निकलता है ये यकृत से निकलता है और पित्त का पीएच मान लगभग 7.7 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई थी। तो कौन सी तकनीक? तो याद रखिएगा, डीएनए अंगुलिमुद्रण। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न का कारण विषाणु है, यानी विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, रेबीज। रेबीज जो है ये विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, गति का अध्ययन जो है ये काइनेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, काइनेमेटिक्स याद रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो साथियों, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था प्लांक ने। किसने दिया था? प्लांक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? तो उस यंत्र का नाम है पायरोमीटर, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है? तो साथियों, लक्स जो है ये प्रदीप्ति घनत्व की इकाई होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, यानी कि एक अश्वशक्ति 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो बहुत ही सिंपल है, 746 वाट होता है 1 HP में। तो 55 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब जो है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा, छोटा, समान आकार का या फिर आभासी। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु इस तरह से होता है और प्रतिबिंब उसका नीचे बनता है, और इस स्थिति में क्या होता है? वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो ये कहलाता है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? तो दूसरा नियम। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो एक वायुयान की ध्वनि जो होती है लगभग 100 डेसिबल के बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे मीटर नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मीटर में अगर पूछा जाता तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसमें 100 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 में 2 घट जाएगा तो -7 बचेगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो ये प्रश्न सभी को पता है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो अपना बिहार में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसे बनवाया था किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, और इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने।
यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो बिहार में है? तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ, ये बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो चलिए बता देते, ये जो है असम गुवाहाटी में है कामाख्या माता का मंदिर। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी ने किया है। याद रखिएगा किसने? क्रिस्टी ने। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो ये किया है किसने? वुडहाउस ने। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो कौन सा राष्ट्र है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाकिस्तान। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो 21 मार्च जो है ये इक्विनॉक्स कहलाता है। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, यानी कि इनमें से कौन राजनीतिज्ञ राजनेता थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो बहुत ही सिंपल है, संजय गांधी। संजय गांधी की मृत्यु विमान दुर्घटना में 1980 को हुआ था। फुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो 69 का आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो साथियों अरुंधति राय, याद रखिएगा बुकर पुरस्कार विजेता रही है। अरुंधति राय की पुस्तक याद रखिएगा क्या है? तो एक पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये पुस्तक जो है अरुंधति राय की पुस्तक है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, कमल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है चैत्र और अंतिम मास होता है फाल्गुन। दोनों को याद रखेंगे। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर। याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो 75 का आंसर हो जाएगा द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो याद रखिएगा बिहार जो है नमक का उत्पादन नहीं करता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन पूछे तो गुजरात राज्य करता है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो साथियों आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा श्यामची आई सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइक कंपनी से संबंधित है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो याद कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम को। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? तो ईएमआई में ई का अर्थ क्या होता है? इक्वेटेड, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इक्वेटेड। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। तो यहाँ पर 88 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सील। किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया? तो लास्ट सफ़र को चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो साथियों याद कर लीजिए 2004 में
पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था? निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो पारितंत्र, याद रखिएगा, पारितंत्र जो है अन्य तीनों को समाहित करता है। कम्युनिटी, जाति और आबादी तीनों को समाहित करता है। चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर 91 नंबर तक 1 से लेकर यहाँ पे आंसर दिया गया है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।